जय हिंद दोस्तों। आज हम डेमोक्रेसी के सेकंड पार्ट को लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के मीनिंग को देखा, उसके अदर मेन टाइप्स को देखा, और हम लोगों ने अब्राहम लिंकन की डिफिनेशन देखी, डाइसी देखा, गैटल देखा, शुम्पीटर देखा, और उसके जो मेन टाइप्स हैं उनको देखा। अब आज हम डेमोक्रेसी के ऑप्शनल मॉडल की बात करेंगे। इसका जो अदर टाइप है, बी टाइप जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो आज देखने वाले हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के ऑप्शनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब वैकल्पिक मॉडल इसका देखेंगे, जो कि 8 टाइप्स है। इसमें जो फर्स्ट है वो डिजिटल डेमोक्रेसी है, तकनीकी लोकतंत्र। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है सहवर्तनी लोकतंत्र। थर्ड नंबर पे आता है कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी यानी समुदायवादी लोकतंत्र। 4 नंबर पर हम देखेंगे रेडिकल डेमोक्रेसी, हिंदी में इसको कहते हैं अमूलवादी लोकतंत्र। 5th नंबर पे हम देखेंगे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं सर्वदेशीय लोकतंत्र। 6th नंबर पे हमारा जो आएगा वो न्यू राइटिस्ट डेमोक्रेसी, मतलब नव दक्षिणपंथी लोकतंत्र। 7 नंबर पे हमारा हो जाएगा गाइडेड डेमोक्रेसी, मतलब निर्देशित लोकतंत्र। और 8 नंबर पे हमारा हो जाएगा डिस्कशन डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं परिचर्चात्मक लोकतंत्र। इसमें जो डेमोक्रेसी के मॉडर्न मॉडल जो है वो उपलब्ध है। डिजिटल डेमोक्रेसी हो गया, न्यू राइटिस्ट हो गया, और ये सभी हैं। इनको चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल डेमोक्रेसी के बारे में, माने कि तकनीकी लोकतंत्र। इसमें हम लोग 2 थिंकर देखेंगे, एक स्मिथ और एक ग्रे। इन दोनों का कहना है कि जो डिजिटल डेमोक्रेसी मतलब कि जो इलेक्शन होता है वो टेक्नोलॉजी बेस होता है। अभी के टाइम पे अभी जो इलेक्शन में जो प्रचार वगैरह होता है वो ईमेल के थ्रू, वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं अभी के टाइम पे, वहाँ पे मतलब जो इलेक्शन पार्टियाँ होती है, जो पार्टियाँ होती है वो सारे अपने पार्टी के एजेंडे को वीडियो के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाती है और लोगों का समर्थन पाती है। इनका एक और कहना है कि जो ये डेवलप्ड कंट्री में डिजिटल डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा है, फिर डेवलपिंग कंट्री में है, और उससे कम जो है वो अनडेवलप्ड कंट्री में। लेकिन ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये पूरा कवर कर लेगा, मतलब सारे जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्री है, सारे जगह जो डिजिटल डेमोक्रेसी आ जाएगा धीरे धीरे करके। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि डिजिटल डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं, तो स्मिथ और ग्रे। हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मतलब सहवर्तनी लोकतंत्र। सहवर्तनी लोकतंत्र में इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुलवादी काम करेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे FPTP सिस्टम लागू होता है, मतलब कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। और ये सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर लागू है, USA के अंदर लागू है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लागू है। आपके मन पे एक सवाल आ रहा हो कि ये फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम जो है वो, मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है इंडिया में, मान लीजिए कहीं चुनाव हो रहा है और वहाँ पे 5000 वोटर हैं, 5000 वोट हैं। उसमें से हम इलेक्शन पे खड़ा होंगे, 5 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, ABCDE। जब यहाँ पे 5 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं ABCDE, यहाँ पे मान लीजिए A को मिल गया 1000 वोट, B को मिल गया 1001 वोट, C को मिल गया 999 वोट, और D को भी मिला 1000 वोट, और E को भी मिला 1000 वोट। तो यहाँ पे जो विनर होगा वो B होगा, क्योंकि इसको जो जितने भी कैंडिडेट है उसमें से सबसे ज़्यादा वोट मिला है किसे, B को। तो यही होता है इंडिया में, और इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। मतलब यहाँ पे बहुमत की सरकार नहीं होता है, यहाँ बहुमत में से बहुल जो रहता है उसकी सरकार बनती है।
इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे सामने आता है कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी, समुदायवादी लोकतंत्र। इसमें हम लोग देखेंगे मेनली इसमें पब्लिक वेलफेयर पर ज़्यादा बल दिया जाता है, मतलब जन कल्याण के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पे समुदाय के हित की बात होती है, इसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है। यहाँ पे व्यक्ति और समुदाय में अगर चुनने को आएगा तो यहाँ पे समुदायवादी को चुना जाएगा, समुदाय को चुना जाएगा। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की हित की बात नहीं होती, यहाँ पूरे समुदाय की हित की बात होती है, इसलिए इसे वेलफेयर बोलते हैं, पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। जन कल्याण की भावना इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये मेजोरिटी की बात नहीं करते हैं, ये बहुमत की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं किसकी, आम सहमति की बात करते हैं। ये लोग बहुमत से ज़्यादा मेजोरिटी देते हैं आम सहमति को। इस विचार के जो थिंकर हैं इसके सपोर्ट में वो हैं एमिता एजोनी, रॉबर्ट बेला। थर्ड में आता है बेंजामिन बार्बर और फोर्थ नंबर पे आते हैं विलियम गॉलस्टोन। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो सीधा पूछेगा कि ये जो थिंकर है वो किससे रिलेटेड हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं रेडिकल डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं अमूलवादी लोकतंत्र। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सहमति नहीं संघर्ष होता है, और कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में सुधार नहीं विरोध होता है। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है, वो कांग्रेस का विरोध में बात करती है और कांग्रेस बीजेपी के विरोध में बात करती है। ये लोग कोई सुधार करने की बात नहीं करते हैं, ये बस एक दूसरे का विरोध करने की बात करते हैं, हमेशा एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। ये जो रेडिकल वाले लोग हैं, अमूलवादी लोग, लोकतंत्र वाले, वो ज़्यादातर आलोचना करने पे रहते हैं। इसमें जो एक थिंकर आते हैं वो माइकल फुकॉल्ट। ये जो माइकल फुकॉल्ट हैं वो रेडिकल डेमोक्रेसी का नया नाम देते हैं। ये नया नाम क्या देते हैं, एग्नोस्टिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ से जो क्वेश्चन सीधा बनेगा कि कौन से विचारक ने रेडिकल डेमोक्रेसी को एग्नोस्टिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो माइकल फुकॉल्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जो हमारा आता है वो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है सर्वदेशीय लोकतंत्र। इसमें जो लोग होते हैं ये लोग कॉस्मोपॉलिटन वाले, ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड वाले होते हैं, मतलब खुले विचारों वाले। टीएन का जो विचार है वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विस्तार होगा, इसका विकास होगा, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, वैश्वीकरण बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे A, B, C, D और E 5 कंट्री है, तो यहाँ पे ए भी डेमोक्रेसी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। इन तीनों का जो विचार है, ये मतलब इन चारों का विचार जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। बाकी जो ई है, ई से इनका विचार जो मिलता जुलता नहीं, ई का विचार अलग है। तो जो इन चारों में जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी और इस वजह से यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होगा। इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी का विस्तार से ग्लोबलाइजेशन होगा। यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी से क्या बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन से क्या बढ़ेगा, डेमोक्रेसी। मतलब एक दूसरे से ये पैरेलल है, मतलब ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी बढ़ेगी, डेमोक्रेसी बढ़ेगा तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। क्योंकि जो पूंजीवादी विचार है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और जो पूंजीवादी विचार है वो एलपीजी मॉडल के ऊपर, एलपीजी के ऊपर आधारित है। इस वजह से डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ पे जो डेविड हेल्ड हैं वो इस थ्योरी के प्रचारक और प्रवर्तक भी हैं। अब इसके आगे हम लोग आ गए हैं 6 नंबर पे बात करेंगे न्यू राइटिस्ट, नव दक्षिणपंथी लोकतंत्र के बारे में। ये लोग कहते हैं कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ेगा वैसे वैसे जो देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जब डेमोक्रेसी होगा तो वो जन कल्याण की बात करेगा, और जब जन कल्याण की बात होगी तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा होगा, और खर्च ज़्यादा होगा तो उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था घटेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो नियो राइटिस्ट हैं वो जन कल्याण के विचारधारा के ये खिलाफ आते हैं। ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इसका जो वेलफेयर है, वो कल्याणकारी राज्य जो है वो खर्च का एक घर है। इसमें एक देश की इकोनॉमी के ऊपर दबाव बढ़ता है। ये सिर्फ देश की
जिम्मेदारी को बढ़ाता है, बाकी उसके रिटर्न में ये कुछ नहीं देता है। इसके आगे हम लोग चले तो हमारा 7 नंबर पे आता है गाइडेड डेमोक्रेसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्देशित लोकतंत्र। निर्देशित। इस विचार में जो बात आती है कि जो यहाँ पे तानाशाह होगा, यहाँ तानाशाही के साथ साथ लोकतंत्र का समर्थन होता है। मतलब कि यहाँ पे लोकतंत्र का जो विकास होगा वो तानाशाही के साथ साथ होगा। मतलब यहाँ पे जो राजा होगा या फिर जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा वो तानाशाह होगा, और वो लोगों को धीरे धीरे कुछ कुछ अधिकार देते जाएगा और वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था करेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं निर्देशित लोकतंत्र, क्योंकि यह जो है उस तानाशाह के निर्देशा में अपने लोकतंत्र का विकास करता है। जैसे कि मान लीजिए चाइना, रूस, ये सब पूरी तरह से लोकतंत्र अभी तक नहीं हुए, ये अभी धीरे धीरे लोकतंत्र के विकास की ओर अग्रसर है अभी। अब आगे हम बात करेंगे 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे हमारा है डिस्कशन डेमोक्रेसी, परिचर्चात्मक लोकतंत्र। ये जो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक ही सीमित है। मतलब मतदान करते हैं उस वहीं तक सीमित है। आप ना कोई पॉलिसी या कानून वगैरह जो बनता है उसमें आप किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग देते हैं या आपका समर्थन रहता है, बस आपका काम सिर्फ होता है वोट डालने का। ये जो कहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो मतदान केंद्रित लोकतंत्र है। मतलब ये कहते हैं कि हमें मतदान केंद्रित लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो लोगों की परिचर्चाएं को सुने, क्यों ना वह जो भी सुने वह इनडायरेक्ट रूप से ही सुने, लेकिन हमें लोगों की बातों का सुनना जाना चाहिए। हम लोग वहाँ के जो हैं वो सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं रहें। डिस्कशन डेमोक्रेसी का जो फाउंडर हैं वो हैं जुर्जेन हैबरमैस। जुर्जेन हैबरमैस ने एक बुक लिखी है, इन्होंने बुक लिखा है 1981 में। बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो इसका अगला टॉपिक है। तो आप लोग को यहाँ तक जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद। आप लोग कुछ नहीं लिख सकते तो कमेंट में जय हिंद लिखिए। थैंक यू।